बच्चों वेलकम बैक। तो कैसे गए सबके पेपर? पहले तो सब ये बता दो जल्दी जल्दी लाइव चैट में कमेंट करके किसके पेपर कैसे कैसे गए। ठीक है, पेपर आई थिंक मैंने मैथ्स पोर्शन तो नहीं देखा अभी तक, बट जितना देखा ठीक ठाक था, बहुत टफ नहीं था। साइंस तो इजीएस्ट वन था, सारे के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का था ही नहीं, इतना इजी साइंस का पेपर रहा है। ठीक है, तो सबके सब बताएं कैसा गया आप लोगों का। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सोल्यूशन से। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ठीक है, लेस्ट के बाद जो लगता है वो हमेशा शुड लगता है। देखो कुछ ऐसे होते हैं ना जो पेयर्स में यूज किए जाते हैं, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे यू शुड रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बी केयरफुल, जिनके सही जाएंगे खुश होना, जिनके गलत जाएंगे प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड। ठीक है, अभी पूरा पेपर बचा हुआ है और एग्जाम का काम ही है सही होना गलत होना, तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना आप लोगों को। बी केयरफुल डैश व्हाट यू डू, बी केयरफुल विद व्हाट यू डू, बी केयरफुल विद व्हाट यू डू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा आप लोग अपना भी रिकमेंडेशन देते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे विद से सही रहेगा, बी केयरफुल विद व्हाट यू डू। ओके, नंबर 4 जो है आपका, द इंडायरेक्ट नरेशन ऑफ ही सेड टू मी डू यू नो मी। ठीक है, इसका आंसर की के अकॉर्डिंग जो MU9 का अपलोड किया है वेबसाइट पे, डी है ऑप्शन। लेकिन पता नहीं कैसे उन लोगों ने किया। ही सेड टू मी डू यू नो मी, ये तो इंटरोगेटिव में है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरोगेटिव में, तो इसको इंटरोगेटिव में ही चेंज करेंगे। जो मुझे लगता है इनफैक्ट जो सही ऑप्शन है अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ही सेड मी वेदर, ही आस्क मी वेदर आई न्यू हिम। पता नहीं कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, देखते हैं शायद चैलेंज करने पे वो सही हो जाए। तो ही सेड टू मी डू यू नो मी में ही आस्क मी वेदर आई न्यू हिम, रूल्स के अकॉर्डिंग यही सही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम आस्क ज़रूर लगाएंगे यहाँ पे। फिर आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग इज। एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ये हमने मॉक में डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट स्पेलिंग वाला जो टेस्ट वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया हुआ था। एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग है AFFIDAVIT, एफिडेविट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ वर्ड सैपिएंट। वर्ड सैपिएंट का एंटोनिम क्या होता है? सैपिएंट मतलब होता है इंटेलिजेंट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फुलिश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सैपिएंट का उल्टा क्या होता है? फुलिश। अगला क्वेश्चन हमारा द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरेस्टॉल इज। फॉरेस्टॉल का करेक्ट सिनोनिम होता है प्रिवेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना कहलाता फॉरेस्टॉल। फॉर अवॉइड नहीं बोलना था मुझे, प्रिवेंट। करेक्ट सिनोनिम जो बनेगा फॉरेस्टॉल का वो होगा प्रिवेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। शी केम डैश इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आंसर के इनटू सही है, शी केम इनटू द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसी को सही कंसिडर करते हैं, शी केम इनटू द लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द टीचर सेड टू मी मे यू पास, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। द टीचर विश्ड मी डैट आई माइट पास। आपको पता है जब कोई विश करता है आपको, मतलब वो एक्सक्लामेशन में रहे, हम जब किसी को विश करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस रहे तो विश लगा दिया हमने क्योंकि टीचर ने विश किया, और मे को माइट में चेंज कर देंगे, डैट आई माइट पास। आगे बढ़ेंगे, उर्दू के क्वेश्चंस। नज्म दिवाली के दीप जले के शायर कौन है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। ठीक है, ये हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, कल मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे PDF भी सेंड किया हुआ था, तो रिवीजन में भी इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। आगे देखेंगे, शायर मशरिक कौन है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। शायर मशरिक कौन है? अल्लामा इकबाल। शायर इस्लाम और शायर मशरिक किसको कहते हैं? अल्लामा इकबाल को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, मंदच झील शायर में खुर्शीद की पलकें किसे कहा गया है? खुर्शीद मैंने कल ही डिस्कस किया था, उर्दू का जो चैप्टर वाला मैंने कराया MCQ रात में, उसमें खुर्शीद का मतलब क्या होता है? सूरज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सूरज को। ठीक है, आई होप आप लोग के पेपर अच्छे गए हों, होप सो। जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी उनके अच्छे गए होंगे। आप लोग बताते रहना किसके कैसे गए हैं। आलम, इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा, सॉरी इल्म नहीं है ये, आलिम की जमा क्या है? आलिम का उलेमा, उलेमा। ऑप्शन नंबर डी, उलेमा। आलिम की जमा क्या है? उलेमा। आगे बढ़ेंगे, उलमाए कराम बोलते हैं ना। कुर्तलैन हैदर से मुतालिक
खतूत के मजमुआ मंदचज़ील से कौन है? खतूत जो गुरतलैन हैदर का ख़तों का मजमुआ था, कई सारे मजमुए बुक में दिए गए हैं कि उनके फ़ोटोज़ के कलेक्शंस, उनके लेटर के कलेक्शन, तो उनके जो लेटर के कलेक्शन, खतूतों के कलेक्शन थे, उन्हें हम कहते हैं, उनका नाम था दामने बाग़बान। दामने बाग़बान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आग का दरिया नावल था, उनका जो खतूतों का कलेक्शन था वो दामने बाग़बान था। लफ्ज़ पीछोताब का माने क्या है? पीछोताब का माने है बेकरार होना, ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। फिर आगे देखेंगे हर्फ-ए-ज़ार किसे कहते हैं? हर्फ-ए-ज़ार आपका आया हुआ है चैप्टर नंबर 15 से, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में दिया गया। हर्फ-ए-ज़ार क्या होते हैं? हर्फ-ए-ज़ार ऐसी चीज़ें, ऐसी हर्फ हैं जिनके मदद से जुमले बनाए जाते हैं। हर्फ-ए-ज़ार बनाने में मदद करने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? कहते हैं उन्हें हर्फ-ए-ज़ार, सॉरी, जुमले बनाने वाले जो लफ्ज़ होते हैं उन्हें कहते हैं हर्फ-ए-ज़ार। ये जो मॉक हो रखा है, लास्ट मॉक, उसमें भी क्वेश्चन मैंने दिया था, से क्या था? से एक हर्फ-ए-ज़ार था। हर्फ-ए-ज़ार का काम क्या होता है? जुमला बनाना। तो ये जुमले बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नावल अख्तरुन्निसा कितने साल की उम्र में लिखा गया? नावल अख्तरुन्निसा किसने लिखा था? कुतुबुल हैदर की मम्मा जो थी उन्होंने लिखा, नज़र सजाद हैदर, उन्होंने ये 14 साल की उम्र में लिखा। 14 साल की उम्र में अख्तरुन्निसा बेगम नावल लिखी गई। फिर आगे देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, ये आपके चैप्टर 1 ध्वनि की लाइन है और पूछा जा रहा है इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चैप्टर 1 की ही लाइन है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? वियोग को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पैर। थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लगेगा यार बहुत, वियोग को छूते हुए, ठीक है, हवा को, व्योम को छूते हुए, हवा को छूते हुए, दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर पे, और वे घने जंगल जहाँ रहते हैं तम आठों पहर। यहाँ पे बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है, मतलब किसी जंगल की बात बताई जा रही है और इस तरीके से बताई जा रही है कि वो इतने ऊंचे हैं कि हवा को छू रहे हैं, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी जो है, नुकीली चोटी उन पे है, तो बात को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। ये है अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल। अतिशयोक्ति अलंकार मैंने बताया जब हाइपरबोल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बातों को जब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो ये सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अव्यय। जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बाबा भारती का सफेद घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? बाबा भारती का सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, घोड़े की क्वालिटी बताई जा रही है, सफ़ेद बताया जा रहा है, ये कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, जहाँ पे हम किसी का रंग, रूप, ठीक है, ऊंचाई, नीचाई, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, वो होता है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकत्य की का क्या अर्थ है? बहुत ही आसान सी लोकत्य, थोड़ा ध्यान से देखो। आँख का अंधा नाम नयन सुख, उसकी आँख तो है नहीं, बेचारे की आँख फूटी पड़ी है, और लेकिन नाम उसका नयन सुख है, तो देखो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम उल्टा है ना, मतलब उसकी आँख ही नहीं है और उसका नाम नयन सुख रखा हुआ है कि हाँ आँखों का सुख लेने वाला, उसकी बेचारे के पास आँख ही नहीं है। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ? गुण के विरुद्ध नाम होना, कि आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है और नाम आपका कुछ और है, उसके पास आँख ही नहीं है और उसका नाम नयन सुख रखा हुआ है। नयन मतलब आँख होती है, ठीक है। तो गुण के विरुद्ध का नाम होना कहलाता है आँख का अंधा नयन नाम सुख। प्रेमचंद के फटे जूते, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये रहा है आपका। प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ये मैं बताऊं कहाँ से आया हुआ है? क्लास 10th से आया हुआ है। क्लास 10th में एक बुक है क्षितिज, और वहाँ पे एक कहानी दी गई है प्रेमचंद के फटे जूते, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ हरिशंकर परसाई। बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि ये क्लास 10th का ही है। नरोत्तम दास किस काव्य धारा के कवि थे? कुछ भी टफ नहीं था। नरोत्तम दास ने जो आपकी बुक में पोयम दिया हुआ है सुदामा चरित, उसमें किसके बारे में भक्ति कर रहे हैं? किसकी भक्ति की बात की जा रही? कृष्ण जी की भक्ति। ये जो नरोत्तम दास हैं ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सावधान का संधि विच्छेद क्या होगा? सावधान का संधि विच्छेद होगा सा प्लस अवधान।
सा प्लस अवधान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आवधान नहीं रहेगा, अवधान रहेगा, सा प्लस अवधान, सावधान। आगे बढ़ेंगे। साइंस के क्वेश्चंस तो इतने इजी थे, मैं क्या ही बताऊं। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, एनसीईआरटी का भी सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, नहीं सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय streamlining the object, ठीक है। A polished surface will have less friction, सही है। friction can be reduced to zero, friction को जीरो पर रिड्यूस किया जाता है। नो 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 नो, फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होता, वो कितना भी कम करने की कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है। द प्लैनेट विच टेक लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड सन, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी हो चैप्टर नंबर 17 की, तो मैंने काफ़ी दफ़ा उसमें डिस्कस किया हुआ है कि जो नज़दीक वाले प्लैनेट्स होते हैं, जो सन के करीब वाले प्लैनेट्स होते हैं, वो कम टाइम लेते हैं, और जो सन के दूर वाले प्लैनेट होते हैं वो रिवोल्यूशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो सबसे नज़दीक कौन सा है प्लैनेट सन के, मरकरी, तो ये सबसे कम टाइम लेगा सूरज का चक्कर लगाने में। सबसे दूर जो प्लैनेट रहेगा वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, तो मरकरी यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा, ये कम टाइम लेगा सूरज का चक्कर लगाने में। आगे बढ़ेंगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो कहाँ रहता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो हो जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडीसाइड, वीडीसाइड कौन सा है, मैंने बहुत बार भाई कहा था कि वीडीसाइड का नाम नहीं भूलना। देखो, दो नाम मैंने बताए थे, एक तो फर्टिलाइजर में एनपीके बताया था, एनपीके सोडियम पोटेशियम एंड नाइट्रोजन पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। और ये वीडीसाइड का नाम मैंने बताया था, 2 और 4D क्या है, वीडीसाइड के नाम है, 2 एंड 4D वीडीसाइड के नाम है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। सब लोग प्लीज़ कमेंट करके बताते जाना कितने बन रहे हैं, लास्ट में ना बता देना कितने टोटल बन रहे हैं आपके साइंस और लैंग्वेज को लेके। आगे देखेंगे। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। काफ़ी दफ़ा मैंने मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं। मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर इज, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन रेंज इज, देखो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो मिनिमम पूछा जा रहा है तो हम 20 हर्ट्ज तक मिनिमम सुन सकते हैं, उससे कम होगा तो नहीं सुन सकते। आगे बढ़ेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, या फिर वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट मोमेंट पे रिवीजन किया रहा होगा तो ठीक है, वरना फिर बेस ओएस में कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ बच्चे, तो मुझे लग रहा है ये वाली गलती करके आए होंगे कि एसिड की जगह बेस लगा दिए होंगे। तो लास्ट मिनट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिड जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वो बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। ये एक नेचुरल मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था अभी लास्ट मिनट रिवीजन की जो वीडियो थी। द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ, ब्रेड में जो गैस बबल्स होते हैं वो किस गैस की वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मॉक का क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही गैस बबल्स बनते हैं। आगे देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं, मतलब अमोनिया जो रहता है वो नाइट्रोजन के किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इसको डिस्कस किया गया है, हालांकि क्लियरली नहीं लिखा है लेकिन वहाँ पे बताया गया है आपको नाइट्रिफिकेशन के बारे में। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पोटेशियम। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज
एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबस्सन, ऑप्शन बी एक्सप्लोजन, ऑप्शन सी स्लो कंबस्सन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एलपीजी का जलना कौन सा कंबस्सन होता है बच्चों? रैपिड कंबस्सन। ऑप्शन नंबर ए रैपिड कंबस्सन का एग्जाम्पल है ये, कल ही बताया था शायद अभी। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ड्रैग। फ्रिक्शन जो फ्लूइड की वजह से आता है, गैस या फिर लिक्विड की वजह से आता है, उसे हम कहते हैं ड्रैग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कौन सा सब्सटेंस है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? कोक है। कोक इज टफ भी है, पोरस भी है, ब्लैक भी है, सेम टू सेम ये एनसीईआरटी की लाइन है और बाज़ दफ़ा हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने ये नॉट नहीं पढ़ा और फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आ गए। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ते, मैं बार बार कहती हूँ रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर नहीं दिया करो। नॉट है यहाँ पे, कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको बताना है। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो हेड है, सबका लीडर है भाई। मीथेन उसका बच्चा आ जाता है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हैं ही ग्रीन हाउस गैस, इसके साथ भी सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये तीनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग है। अब वो बच्चे जो नाइट्रोजन पे लगा के आए, नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस कंसिडर करके आए हैं, थोड़ा दिमाग लगाते। एटमॉस्फेयर में 78% तो ऑलरेडी नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। अगर इससे ग्लोबल वार्मिंग होती तो अब तक हमारा अर्थ फट चुका होता। ग्लोबल वार्मिंग होती है नाइट्रस ऑक्साइड से, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनसे होती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से, नाइट्रोजन से नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर, वाटर सेव करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है? प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, नहीं प्रीवियस ईयर में नहीं, जामिया में पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, और मैंने जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराई थी उसमें बताया था कि वाटर सेव करने के लिए ड्रिप इरिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे रेगुलरली वीडियो देखते आ रहे थे उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी अगर उन्होंने सही से देखा होगा। तो ड्रिप इरिगेशन से हम पानी को सेव कर सकते हैं। आगे देखेंगे, व्हाइल बेकिंग केक्स ईस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस गैस, ठीक है। ईस्ट कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से ब्रेड बबल्स आते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है मैम, यस, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विद एयर? सोडियम और पोटेशियम दो मेटल हैं जो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं उनमें आग लग जाती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सोडियम मेटल। इस वाले टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ गया। अभी देखो 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से। पेपर बहुत ही आसान बनाया इस बार, बहुत ज़्यादा। सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड क्रॉप। सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। सबसे पहली लाइन जो एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, सबसे पहली लाइन जो है चैप्टर में वो यही है, क्रॉप क्या होते हैं। पॉलीमर्स किससे बने होते हैं? पॉलीमर्स बने होते हैं मोनोमर्स से, बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ है इसको। फिर आगे देखेंगे, विच गैसेज इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार बताया है कि जब मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मुझे लग रहा है जिन बच्चों ने किताब टच नहीं की होती, अगर किताब नहीं छूते आप और सिर्फ वीडियोस देख लेते, ध्यान से देख लेते, कम से कम एक ही हफ्ता देख लेते, तो साइंस में आराम से 30 में से 25 तो आ जाते आराम से, ठीक है। 5 में इसलिए छोड़ रही हूँ कि ठीक है दिमाग से 5 क्वेश्चन निकल गए, लेकिन 30 में से 25 आराम से सिर्फ वीडियोस देख के आ जाते हैं आपके, अगर बुक भी नहीं टच करते तो। खैर, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हो, पछता के क्या ही होगा। अब द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, इस
कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में आग लगती है उसे कहते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता, मॉक का क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हेन में नहीं होता, ठीक है। फ्रॉग, स्टारफिश और फिश, इन दोनों में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें होता है मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हेन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बाद में वो अंडा देती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर वो अंडा देती है। तो हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी ये जो है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन बोथ सरफेस सही है। स्टैटिक इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन गलत है, स्टैटिक ज़्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन सही है। और फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, कौन सा नहीं सही है, विच वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा नहीं सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। सबसे कम होता है रोलिंग, फिर आपका होता है स्टैटिक, स्लाइडिंग और फिर होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नो इट्स नॉट। द डिवाइस यूज टू चेक टेस्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, कौन सी डिवाइस का हम ये चेक करते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट पे है नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। आगे देखेंगे। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इम्प्रेशन ऑफ इमेज कितने देर रहता है रेटिना पे, 1/16 ऑफ आ सेकेंड, ठीक है। बहुत दफ़ा डिस्कस किया हुआ, अभी क्विक रिवीजन में भी डिस्कस नहीं, अभी जो इससे पहले रिवीजन एनसीईआरटी सीरीज थी उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इज कॉल्ड इज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन को। आगे बढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा सही है, NO2 एंड SO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बस साइंस मैथ्स के वीडियोस जो है मैथ्स के सोल्यूशन अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे, ये देखने के बाद 5-10 मिनट में आपको मैथ्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो फिर आप टोटल कैलकुलेट करके सबके सब बता देना कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। सबके सब कमेंट करिएगा आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, ठीक। थैंक यू एवरीवन, होप आप लोग का पेपर अच्छा गया हो, जिनका नहीं गया होगा डोंट बी डिमोटिवेटेड। कुछ लोग चाहें तो वो जामिया का फॉर्म फिल कर दें। अगर आपको देख के लग रहा है वीडियो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और आप जामिया में पढ़ना चाहते हो तो जामिया की फॉर्म की डेट है, फिल कर दो, वहाँ पे एग्ज़ाम दे देना, अगर सही रहे जामिया जाना तो, ठीक है। लड़कियों को मैं नहीं एडवाइस करूँगी ज़्यादा कि जामिया के लिए फॉर्म फिल करना, क्योंकि हॉस्टल का बहुत मसला है यहाँ पे। स्कूल गर्ल्स को हॉस्टल मिलना स्पेशली 9th क्लास में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, तो आप थोड़ा अवॉइड करना जामिया को, ओके। सो एक और बात, ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आंसर की आ चुकी है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रही हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं वो जाके सर्च करें एंट्रेंस वॉरियर्स और जुड़ जाएं। तो आंसर की मैं वहाँ पे सेंड कर दे रही हूँ। आप लोग अपने मैथ्स के क्वेश्चन, अगर आपको सब्र नहीं है वीडियो आने तक, तो मैथ के क्वेश्चन वहाँ से मैच कर लो। थोड़े टाइम बाद सर उसे अपलोड कर देंगे कि क्वेश्चन के सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।